नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं अंशुमन जी। नमस्कार अंशुमन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। अंशुमन जी, आज इस हफ्ते के लास्ट संस्करण में हम 3 सेक्शंस में बातें करेंगे। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे जो कोविड-19 का राहत पैकेज था, उससे सेल्फ एम्प्लॉयड और एसएमबीज़ को कितना फ़ायदा हुआ। इसी से जुड़ा हुआ इसी से एक और खबर जोड़ के लेंगे। दूसरा सेक्शन में हम बात करेंगे कि जो आपका फिजिकल हेल्थ है, जो इंडियन स्टेट की, भारतीय राज्यों की जो हेल्थ जो आर्थिक स्थिति है, वो कहाँ पे पहुंच गई है। और तीसरी खबर हमारी ऑटो सेक्टर्स को लेकर होगी। तो अंशुमन जी, पहला सवाल मेरा आपसे, या पहला विश्लेषण मैं इस बारे में जानना चाहता हूं कि जो कोविड-19 का स्टिमुलस आया था, राहत पैकेज आया था, सर्वे बताता है कि 88% जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको कम से कम अभी तक तो उसका फायदा नहीं हुआ है। मैं इसी के साथ दूसरा सवाल भी जोड़ देता हूं कि जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है भारत में, उस वो महंगा होता जा रहा है। कम से कम एमएसएमई बॉडी है जो एआईसी है, उसने जो पीएम को चिट्ठी लिखी है, जो लिखा है, उससे तो यही पता चलता है। अंशुमन जी। दरअसल दो महत्वपूर्ण खबरें हैं हमारे पास और ये खबरें इस सप्ताह का समापन करने के लिए और अगले सप्ताह की शुरुआत तक के लिए बेहद ज़रूरी भी हैं। ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि अब जैसे-जैसे कोविड की धुंध छट रही है, बाज़ार खुल रहे हैं, हमें सरकारी स्कीमों के असर को नापने का मौका मिल रहा है। पिछले 1 साल से भारत के उद्योग या जो प्रभावित तबका था, वो आमतौर पर चीज़ों को बेहतर होने का इंतज़ार कर रहा था। पर अब चीजें खुलकर सामने आने लगी हैं और यही बात पॉलिसी मेकिंग के मामले में या नीतियों के मामले में सबसे जरूरी होती है कि सरकारें जाने तो कि जमीन पर परिस्थिति क्या है, हालात क्या क्या है। और दो महत्वपूर्ण खबरें इस बार हमारे पास हैं और जिसका एक बहुत बड़ा असर भारत में रोजगारों पर पिछले 1 डेढ़ साल में पड़ा है। हम सबसे पहले उस आत्मनिर्भर पैकेज की बात करते हैं जिसकी जब पहली वर्षगांठ आई तो कई सारे लोगों ने ट्विटर पर और बाकी जगह पूछा कि आखिर इस आत्मनिर्भर पैकेज का हुआ क्या, इससे कोई चीज बदली कि नहीं बदली। सरकार ने भी उस आत्मनिर्भर पैकेज के क्रियान्वयन पर हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। जब पैकेज आ रहे थे तब बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन उसके बाद उन लोगों तक पहुंचे कि वो नहीं पहुंचे पैकेज, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। एक बड़ा सर्वेक्षण हमारे पास जो चेन्नई की कंसोर्टियम है, इंडियन एसोसिएशन, कंसोर्टियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज को कवर करती है और काफी बड़ा संगठन है, उसने सर्वे किया है अपने सारे प्रतिभागियों के बीच में और छोटी कंपनियों और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंपनियों के बीच। और उसमें जो आंकड़े निकले हैं वो बताते हैं कि नीतियां बनी हैं पर वो पहुंची क्यों नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। 88% ये सर्वे 10 से 15 जून के बीच में किया गया, यानी जब ये खत्म हो गया था, लॉकडाउन उठने शुरू हो रहे थे, उस समय किया गया था। 88% स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को आत्मनिर्भर पैकेज का कोई लाभ नहीं मिला। ये पहली हाईलाइट है। दूसरी हाईलाइट ये है कि 73% एसएमबी रिस्पोंडेंट्स ने 2020-21 में कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, यानी 73% कंपनियों को कोई भी मुनाफा कारोबार में 2020-21 के दौरान नहीं हुआ, जो पहले लॉकडाउन का असर था। दूसरी वेव की शुरुआत हो चुकी थी और दूसरा लॉकडाउन तो नए वित्त वर्ष में आया। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि इस पूरे सर्वे में करीब 81,000 स्मॉल यूनिट्स ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए इसका सैंपल साइज काफी बड़ा था, जिसे हम मान सकते हैं कि भारत का जो पूरा एसएमबी स्पेस है उसका एक बड़ा हिस्सा इससे रिफ्लेक्ट होता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग के एसएमबी 50% के लगभग थे, कंसल्टिंग के सर्विस प्रोवाइडर 15% थे, सेल्फ एम्प्लॉयड 14% थे और स्टार्टअप और बाकी लोग मौजूद थे। इनमें करीब 63 मिलियन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के और 40 मिलियन सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा इनके सर्वे ने दावा किया था। 59% सेगमेंट में, 59% सेगमेंट्स में इस सर्वे में जॉब लॉसेस रिपोर्ट किए गए। स्वाभाविक सी बात है कि जब ज्यादातर कंपनियों ने कोई मुनाफा ही नहीं कमाया तो उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था नौकरियां लेने के अलावा, तो बड़े पैमाने पर नौकरियों की छटनी भी हुई। इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने कहा कि तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी सर्वे में आई है कि
42% प्रतिभागियों ने यह कहा कि वो किसी भी स्थिति में अपने कर्मचारियों की नौकरियां नहीं बचा पाए, क्योंकि उनके पास संसाधनों की ऐसी कमी थी कि उन्हें वो किसी भी तरह से लोगों की नौकरियां बचा नहीं सकते थे। इस सर्वेक्षण का से जो हमें संकेत मिल रहा है, जो जानकारी मिल रही है, और भी इसमें कई सारी जानकारियां हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है वो ये कि आत्मनिर्भर पैकेज जिन उद्योगों को मदद के लिए लाया गया था, जिन्हें सबसे ज्यादा कोविड के लॉकडाउन में नुकसान हुआ था, खासतौर से छोटी इकाइयां, जिनको लेकर और जिनमें बीमारी और जिनमें पिछले 1 साल की बर्बादी की कई सारी जानकारियां और सूचनाएं हमारे सामने आना शुरू हुई हैं, उनके बारे में आत्मनिर्भर पैकेज के का यह पहला असर का संकेत है हमारे पास। अब दूसरे लॉकडाउन का असर भी हमारे सामने आना शुरू हो गया है, तो सरकार को कुछ गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में बैठकर योजना बना देने और उद्योगों तक पहुंचने और छोटे और बहुत छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों तक पहुंचने में काफी समय भी लगता है, और सरकार के पास कोई नेटवर्क भी नहीं है वहां तक पहुंचने का। तो जो बेकारी हमें दिख रही, जिन बेकारी की हम आंकड़ों पर लगातार पिछले साल चर्चा करते रहे, उसकी वजह ये है कि सस्ता कर्ज कर देने से इन कंपनियों को कोई लाभ नहीं हुआ। बैंकों ने ज्यादातर कंपनियों को कर्ज नहीं दिया या उन्हें कर्ज देने लायक नहीं पाया, और बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड या माइक्रो एंटरप्राइजेस पहुंच ही नहीं पाए बैंकों के दरवाजे तक। दूसरी जैसा खबर का आपने जिक्र किया, वो खबर और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है छोटे उद्योगों के लिए, और क्या सारे उद्योगों के लिए। हम अक्सर जब महंगाई की चर्चा करते हैं दर्पण, तो हम उपभोक्ता के नजरिए से उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम इस नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जीवन जीने की लागत कितनी बढ़ी, पेट्रोल डीजल का खर्च कितना बढ़ा, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा उद्योगों के लिए जाता है, जिनकी लागत बढ़ती है और बाद में वो लागत हमारे सर पर ही आती है, उसे हमारे सर पर ही ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन पिछले 3 या 4 महीनों में, 5 महीनों में हमने महंगाई का जिस किस्म का विस्फोट देखा है, उसका असर छोटे और बड़े सारे उद्योगों पर पड़ा है। खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम डीजल के उत्पादों का इस्तेमाल करता है, उनके लिए तो लागत बढ़ी ही है। पर ये जो AICA ने चिट्ठी लिखी है सरकार को, उसमें उन्होंने MSMEs के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात और जानकारी दी है। देखिए MSME की क्या स्थिति, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि 60% MSME में नौकरियां गई हैं, उनको मुनाफे नहीं हुए हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि पिछले 6 महीने के भीतर स्टील, आयरन ओर, एल्युमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, PVC, केमिकल्स, इनकी सबकी कीमतें बढ़ी हैं। और जब हम महंगाई पर चर्चा करते हुए बात कह रहे थे कि भारत की महंगाई सब्जी फलों से बाहर निकलकर स्ट्रक्चर ढांचागत महंगाई है, जो सारे क्षेत्रों में फैल चुकी है। जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि सारे क्षेत्रों में बहुत फैल गई है, और अब वो भारत की उत्पादन की लागत को बढ़ाने लगी। यही जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, वो भारत के छोटे उद्योगों को बुरी तरह परेशान कर रही है। और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि 2020 अप्रैल से 2021 तक, उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि कॉपर की कीमत 109% बढ़ गई। 109%, मान ली 345 रुपए से 745 रुपए हो गई। स्टील की कीमत कम से कम 82% बढ़ गई इस दौरान। और ये दो प्रमुख ऐसे उत्पाद हैं जिनसे आपको समझा जा सकता है कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है, उसमें कॉपर का, स्टील का, एल्युमिनियम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। सरकार के पास अभी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वो इन छोटे उद्योगों को इस दोहरी मुसीबत से बचा सके। पहले पूरे 1.5 साल कोई मुनाफा नहीं होना, बैंकों का कर्ज सर पर लग जाना, और कंपनियों का बंद होना, क्योंकि लेबर भी उपलब्ध नहीं था और लोगों को नौकरियां नहीं दे पाना। उसके बाद दूसरी बड़ी मुसीबत यह कि जो वो धंधा शुरू कर पाए हैं, जब उनकी दुकानें या फैक्ट्री खोलने का नंबर आया, तब तक कॉपर, स्टील, पेट्रोल, डीजल, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, PVC, ये सब 50%, 60% से 100% तक महंगे हो चुके थे। एक तो बाजार में डिमांड नहीं, दूसरा कीमतें बढ़ाने की गुंजाइश नहीं कि उसे बढ़ाया जा सके। पीछे से जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पास कुशन है, उन्होंने प्राइस बढ़ा दी। भारत के MSME इस उलझन में और इस मुसीबत में है। मुझे लगता है कि सरकार, जब बजट आया था फरवरी में, तब भी सरकार ने इस तरफ इशारा तो किया था, पर अभी तक हमें पिछले 1.5 साल में भारत के छोटे उद्योगों को सिर्फ सस्ता कर्ज दिलाने का वादा करने के अलावा और सस्ते कर्ज की गारंटी देने के अलावा सरकार और सरकार में इतना बड़ा लघु उद्योग विभाग है, उसने बैठकर ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि महामंदी जब आती है, जब डिप्रेशन आता है, जिसमें बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, तो इन छोटे छोटे 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की कंपनियों का सर्वाइवल कैसे होगा। तो हमारे पास अभी आंकड़े नहीं है, लेकिन जिस तरीके के सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, शायद अगले 6 महीने में हमें पता चलेगा कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक बीमारी,
बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक बीमारी छोटे उद्योगों में फैली है। और हमें याद रखना जरूरी है कि छोटे उद्योगों के लिए कोई बैंक्रप्सी कोड नहीं है, कोई एनसीएलटी नहीं है। उनके पास कहीं कोई रास्ता नहीं है। वो या तो चलेंगे या बंद हो जाएंगे, और बंद होंगे तो भारत के ज्यादातर तो रोजगार स्वरोजगार हैं। तो उनके 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 के डूबने की जो खबरें बड़े आ रही हैं हमारे सामने, वो इस सर्वे से सही दिखाई देती हैं। अंशुमन जी, सर्वेस के बाद अब स्टडी या फिर स्टेटमेंट में जाए तो विश्व की जानी मानी संस्थाओं में से, रेटिंग संस्थाओं में से एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P जिसे कहते हैं। उसने अब की बार भारत के राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में टिप्पणी की है। अगर उस बारे में हम जान पाए, दर्शक जान पाए। एसएनपी की दो सूचनाएं हमारे पास आई। एक सूचना ये आई कि एसएनपी ने भी भारत की आर्थिक विकास दर का आकलन इस साल के लिए घटा दिया, जैसे कि मूडीज ने घटाया था, और अब सारी एजेंसियां घटा रही हैं। आज इंडिया रेटिंग्स का नंबर भी हमारे पास आया, वो भी 9.6% के आसपास आ गया। यानी दहाई के अंकों में भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की उम्मीद इस साल नहीं है। मूडीज, एसएनपी दोनों एक ही तरह से और एक ही दिशा में भविष्यवाणियां कर रही। लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट एसएनपी की आई, वो ज्यादा जरूरी है भारत के लिए समझना, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य उसकी बुनियाद है। राज्य ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, नौकरियों में, जॉब क्रिएट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके बजटों की क्या स्थिति है? एसएनपी ने बताया कि पिछले एक साल में राज्यों की हालत बहुत बुरी तरह खराब हुई है वित्तीय स्तर पर उनके पास जो भी पैसे, जो भी संसाधन थे, वो सूख चुके हैं। कोविड के दौरान उनके खर्च काफी तेजी से बढ़े हैं। उन्हें नियंत्रित करने के लिए उनके पास अब अतिरिक्त संसाधनों की कोई व्यवस्था नहीं है। उन पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। एसएनपी ने यह भी बताया है कि जिस फिस्कल फ्रेमवर्क के तहत, यानी राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने के जिन लक्ष्यों के तहत उन्हें रखा जाता है राज्यों को, जिसमें पिछले साल सरकार ने रियायत दी थी, उस रियायत के बाद भी राज्यों का राजकोषीय घाटा बेहाथ होने की या उसके अनियंत्रित होने की संभावना है। बिजली कंपनियों का जिक्र उन्होंने खासतौर पर किया है। पिछला साल बहुत खराब था बिजली कंपनियों के लिए, क्योंकि बिजली की डिमांड नहीं थी, फैक्ट्रियां बंद थी, कंपनियों को घाटा हुआ। बाद में सरकार ने एक बेल आउट दिया बिजली कंपनियों को पिछले साल आत्मनिर्भर पैकेज के दौरान। उनकी जो देनदारियां हैं वो राज्य सरकारों के सर पर चढ़ी हुई हैं। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि रेवेन्यूज में या इकोनॉमिक ग्रोथ में तेजी आने की संभावना सीमित स्थिति में है। इसलिए राज्य सरकारों को वित्तीय मदद और अपने खर्चों को संयोजित करने की जरूरत होगी। इसका मतलब हमें ये रिपोर्ट का जीस्ट है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा जो हमें समझना जरूरी है कि भारत का प्रत्येक राज्य अपने तरीके की अर्थव्यवस्था है। एक बिल्कुल अलग तरीके की अर्थव्यवस्था है। गुजरात की अर्थव्यवस्था से उड़ीसा की अर्थव्यवस्था बिल्कुल फर्क है। भारत में महामंदी में डूबे तो सब एक साथ हैं, जो मंदी और कोरोना में आए, पर सब उभरेंगे एक साथ नहीं। सबके उभरने की रफ्तार एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि हर राज्य की आर्थिक परिस्थितियां और उसके आर्थिक संसाधनों की अपनी एक सीमा है। पिछले साल केंद्र सरकार ने जब जीएसटी की बकायेदारी नहीं दी, तो उसके बदले क्या किया? उनसे कहा और ज्यादा कर्ज ले लीजिए। राज्यों ने और ज्यादा कर्ज लिया आरबीआई से, जो उन्हें चुकाना पड़ेगा। इस साल भी राज्य सरकारों को नए कर्ज उठाने पड़ेंगे, पिछले साल से ज्यादा कर्ज उठाने पड़ेंगे, और जीएसटी के रेवेन्यू में उनके हिस्सा बढ़ेगा या आने वाले समय में जीएसटी के रेवेन्यू से की भरपाई उनके लिए जारी रहेगी, ये एक अलग विचार का विषय है। इसका असर हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दिखाई देगा। अगर आप गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं कई सारे महत्वपूर्ण राज्यों में धीमी पड़ गई हैं। वही उन्हीं राज्यों में परियोजनाओं में रफ्तार है जहां चुनाव आसपास दिख रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि राज्यों के बहुत सारे जरूरी एक्सपेंडिचर जिनके जरिए वो रोजगार पैदा कर सकते थे, उन पर असर पड़ रहा है। एसएनपी का इशारा यह है कि महामंदी ने केवल रोजगार ही नहीं तोड़े हैं, महामंदी ने कंपनियों की बैलेंस शीट ही नहीं खराब की है, लघु उद्योगों को भी बीमार नहीं किया है। भारत के पूरे फिस्कल फ्रेमवर्क को, पूरे राजकोषीय ढांचे को बुरी तरह हिला दिया है। इसे उबारने के लिए किसी नई रणनीति की जरूरत होगी, ऐसा संकेत इस रिपोर्ट में है। सरकार ने अभी तक हमें भारत की फिस्कल सिचुएशन पर या राज्यों की वित्तीय स्थिति पर कुछ खुलकर कोई प्रतिक्रिया टिप्पणी नहीं की है। हमें रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा कि वो राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में क्या कहता है। अंशुमन जी, कुछ दिन पहले जो हमने शो किया था उसमें ऑटो सेक्टर के पिछले महीने के आंकड़ों के बारे में डिस्कस किया था, जो कि कोई रंगीन चित्र नहीं प्रस्तुत कर रहे थे। साथ ही साथ हम लगातार कहते आए हैं ऑटो सेक्टर कम से कम ऐसा सेक्टर है जिसने लॉकडाउन का इंतजार नहीं किया
मंदी में जाने के लिए। अभी एक खबर आ रही है अंशुमन जी कि ऑटो सेक्टर को कोविड के अन्यथा भी दोहरी मार पड़ पड़ने की संभावना है, बल्कि पड़ ही गई है। देखिए, एक तो पेट्रोल डीजल के चलते जो दाम बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, और दूसरा ऑटो सेक्टर में मतलब इनके गाड़ियों के भी दाम बढ़ने की संभावना है। तो इस खबर को आप कैसे देखते हैं अंशुमन जी? दर्पण ऑटोमोबाइल चिंतित करने वाली वाली खबर है। ऑटो उद्योग के बुरे दिन या दुर्दिन कोविड और की महामारी आने से पहले शुरू हो गए थे। 2018 से ही भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में मंदी आना शुरू हो गई थी, सेल्स गिरना शुरू हो गई थी, और वो सीधा इस बात का रिफ्लेक्शन था कि भारत में लोगों की आय घट रही है, उनकी जो जो लग्जरी स्पेंडिंग है, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जो अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए खर्च करते हैं, वो सिकोड़ रहे हैं। इस बीच में मंदी आ गई। हमने 2018 के बाद से 2019 से, इनफैक्ट 2019 से 2020 के बीच में, 2018 के आखिरी तिमाही से गिरावट शुरू हुई थी। 2019 में हमने इसे गहराते हुए देखा। बहुत जगह डीलरशिप बंद हुई, कंपनियों के प्रोडक्शंस में कट आया, और फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन से तो सारे उद्योग बंद हुए, ऑटोमोबाइल तो सबसे बुरी तरह टूट गया। ऑटोमोबाइल भारत में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, संगठित रूप से सबसे ज्यादा रोजगार देता है, कंपोनेंट की साइड से भी, फिनांस की साइड से भी, और सर्विसेज की साइड से भी। अभी क्या है, अभी ये तिहरी मुश्किल में फंस गया है। ये तीन तरफ से फंसा, और ये सबसे बुरी तरह उलझा और फंसा हुआ उद्योग है इस समय में। पहली मुसीबत ये है कि एक तो मंदी पहले से ही है, डीलरशिप बंद हो गई, डिमांड ही नहीं है, फैक्ट्रियां बंद रही, प्रोडक्शन बंद हुआ। दूसरी चीज ये है कि कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई, जिस पर हमने अभी चर्चा की कि कॉपर की कॉस्ट, एल्युमिनियम की कॉस्ट, पीवीसी की कॉस्ट, स्टील की कॉस्ट ये बढ़ी है। तो सबसे ज्यादा असर ऑटोमोबाइल पे आया, क्योंकि इन धातुओं का या इन कच्चे माल का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल करती है। तो इसका असर के तौर पर इस मंदी में भी, जब आमतौर पर बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनियों को अपने दाम कम करने, कीमतें घटानी होती हैं, तब ऑटो कंपनियों ने कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया है, और बढ़ाई है। मारुति ने दूसरी बार, तीसरी बार कीमत बढ़ाई है। जो कीमतें बढ़ाने का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, उसके हिसाब से लगभग सभी प्रमुख बड़ी कंपनियों ने, मारुति ने, हुंडई ने, टाटा ने, सभी ने आने वाले समय में, मारुति ने, मर्सिडीज बेंज ने, हीरो मोटोकॉर्प ने, इवन टू व्हीलर कंपनियों ने, होंडा ने, इन्होंने सारी कंपनियों ने कच्चा माल महंगा होने के कारण कीमतें बढ़ाई। अभी कितनी सेल्फ डिफीटिंग स्ट्रेटजी है। मंदी है, मांग नहीं है, उसके बाद भी कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर हैं, और वो भी उस परिस्थिति में जबकि ऑटोमोबाइल की, चाहे वो बाइक हो या कार हो, या इवन हैवी कमर्शियल व्हीकल हो, उसको चलाने की उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बुरी तरह बढ़ चुकी है। क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इतनी तेज बढ़ोतरी हुई है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी अंधी टनल में जाकर फंस गई है जहां उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। और ये टनल तो कोविड आने से पहले ही शुरू हो गई थी। सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने को तैयार नहीं है। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड आ रही है, तो सारे कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और ऑटोमोबाइल कंपनियों को कतई कहीं से भी यह नहीं दिखता कि भारत में अगले साल 2 साल के भीतर भी लोगों की कमाई एकदम बाउंस बैक हो जाएगी, लोगों की आय में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि 2016-17 तक गाड़ियों की जो सेल की रफ्तार थी हर महीने, टू व्हीलर की, फोर व्हीलर की जो बिक्री की रफ्तार थी, वो कभी भी लौट सकेगी। इसलिए इस उद्योग को बहुत करीब से नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये भारत में ये उद्योग किसी न किसी तरीके से गहरे मुश्किल की तरफ खिसकता दिख रहा है। इसमें काफी बड़े स्टेक्स फाइनेंशियल सेक्टर के हैं, एनबीएफसीज के हैं, बैंक्स के हैं, क्योंकि उनके लोन का एक बड़ा कंपोनेंट इन पर डिपेंड करता है। भारत में अनस्किल्ड लोगों को, सेमी स्किल्ड लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार इस उद्योग में मिलता है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिवाइवल की अभी तत्काल कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। हम बहुत चर्चा सुनते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने की, वो एक अपकमिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, पर भारतीय बाजार में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अफोर्डेबिलिटी का, कि कार को अफोर्ड करना और कार को या वाहन को रखकर उसको चलाने की लागत रखना, ये समस्या बराबर बनी हुई है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेके चिंता काफी है। मुझे लगता है कि सरकार को कम से कम अब सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज के बारे में सोचना चाहिए। अभी तक हमने पिछले 1 साल में देखा, जो कि अंतिम बात लगभग बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, हमने पिछले 1 साल में देखा, 1 साल में क्या देखा, लगातार सरकार को देखा कि हम बड़ी ब्रॉड पॉलिसीज की कोशिश करते हैं, और कोशिश, भारत में हर उद्योग की अपनी चुनौती है, उसका अपना रेलेवेंस है, उसकी अपनी ज्योग्राफी है। अगर सरकार को सेक्टर स्पेसिफिक नीतियां बनाने में देरी होती है,
तो वही हाल होता है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का हुआ है, या वही हाल हो रहा है जो रियल एस्टेट सेक्टर का हुआ है, या वही हाल हो रहा है जो एमएसएमई का हुआ है, क्योंकि बड़ी नीतियां छोटे छोटे उद्योग सेक्टर्स की जरूरतों को बहुत ज्यादा एड्रेस नहीं कर पाती। तो ये आज की 3 प्रमुख खबरें और सूचनाएं और उनके की जानकारी। तो अगर सरकार या कोई नीति निर्माता में से कोई प्रमुख व्यक्ति इस एपिसोड को देख रहा है, तो अंशुमन जी का उनको यही संदेश होगा कि सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज पर बल देने की जरूरत है। शुक्रिया अंशुमन जी, आपका बहुत बहुत। मैं दर्शकों का भी शुक्रिया करना चाहूंगा। अगर उन्हें ये शो पसंद आया या कोई भी कमेंट ये करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।